हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ आपकी एडुकेटर आयशा। और आज हम लोग अपना जो हमने पार्ट 1 किया था साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQs, जो कि मतलब कि ऐसा क्वेश्चन जो हमारा पहले कुछ सालों में आया है, ठीक है। तो उसका आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, वायु में अभिसारी लेंस क्या है? मतलब लेंस है, कौन सा लेंस वायु में अभिसारी होता है? तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांच का उत्तल लेंस। तो कांच का जो उत्तल लेंस होता है ये वायु में प्रकाश को अभिसारित करता है। अभिसारित का मतलब कि एक जगह कन्वर्ज करता है, ठीक है। जैसे जितनी किरणें आ रही हैं सबको वो एक ही जगह पे लेके आता है, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा कांच का उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आज का, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? ठीक है। तो स्पेक्ट्रम में हम लोग जानते हैं कितनी किरण, कितना रंग होता है हमारा? 7। सबने इंद्रधनुष देखा होगा, तो इंद्रधनुष में जो 7 कलर होते हैं स्पेक्ट्रम में भी वही 7 कलर होते हैं। तो इसमें हमारा पूछ रहा है कि रंग किसका झुकाव सबसे ज़्यादा अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा झुकाव बैगनी का होता है, ठीक है, वॉयलेट। और सबसे कम अगर पूछेगा तो रेड हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो आकाश हमें हमेशा नीला ही क्यों दिखता है? ठीक है, हम लोग जब भी पेंटिंग करते हैं बचपन में तो क्या करते हैं, आकाश को हमेशा ब्लू कलर का बनाते हैं, नीला कलर का। तो ये किस वजह से हमें नीला दिखता है? कलर उसका नीला नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वो हमें दिखता नीला है। किस वजह से? प्रकीर्णन की वजह से, ठीक है, प्रकीर्णन। तो होता क्या है कि जैसे छोटे तरंग दैर्घ्य की किरणें होती हैं, जैसे कि नीला रंग होता है, ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा अधिक प्रकीर्णन होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रकीर्णित हो जाती हैं, स्कैटर हो जाती हैं वो, ठीक है, क्या हो जाती हैं? स्कैटर हो जाती हैं, मतलब इधर उधर फैल जाती हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, हमें आकाश का जो कलर होता है वो किस कलर का दिखाई देता है? नीला रंग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा 4th क्वेश्चन है, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं। मतलब कि जब विद्युत धारा बह रही है तो कौन सा ऐसा कण है जो गतिशील होता है उसमें, ठीक है, जो कि गति करता है? तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो परमाणु जो होता है, आयन जो होता है, प्रोटॉन्स जो होता है, ठीक है, ये सब जो होता है ये सब नहीं गति करता है। उसमें कौन मूव करता है, कौन उसमें चलता है? इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका हम लोग अगर देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो रहता है, धारा इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह से बनती है, क्योंकि वे चालक होते हैं और वो स्वतंत्र रूप से चल सकता है। मतलब कि वो इंडिपेंडेंट होता है, उसको किसी का ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप चलता है, ठीक है। और उसी की वजह से क्या होता है, धारा का जैसे चलता है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी बहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन किया गया है, ठीक है। तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापक क्या होगा? ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, 0 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच में कितना विभाजन दिया हुआ है? 20 विभाजन दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग को एक विभाजन का मान निकालना होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग? अल्पमापांक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कितना हमारा कुल वोल्टेज था, तो कितना वोल्टेज है? 1, विभाजन कितना है? 20। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.05 वोल्ट, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? 0 से 1 वोल्ट है तो 1, ठीक है। तो ये हमारा एक, तो 1/20 करेंगे, 20 विभाजन किया है तो 1/20 करेंगे तो 0.05 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है? ठीक है, तो 1 वोल्ट हमारा जो होता है वो होता है जूल पर कुलम। कौन सा ऑप्शन है? जूल पर कुलम, ठीक है। तो वोल्टेज ऊर्जा और आवेश का अनुपातक होता है, ठीक है। अगर हम लोग हिंदी में इसको कहना चाहेंगे तो वोल्टेज क्या होता है? रेशियो होता है किस चीज़ का? एनर्जी का चार्ज के साथ। तो हो जाएगा जूल पर कुलम। ये हमारा एनर्जी का है, ऊर्जा का है, और ये हमारा किसका है? आवेश का है, ठीक है। क्या होता है? चार्ज। ये हमारा फॉर्मूला है,
वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें दिया है वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक की श्रेणी से जुड़ा है, इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या कह रहा है, सीरीज में जुड़ा हुआ है, श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। ठीक है, V1 P1 और V2 P2। तो इसमें हमें क्या निकाला है, R इक्विवेलेंट निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो R इक्विवेलेंट निकालना है। तो इसका फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है पावर का, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, P = V²/R। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज और ये रेसिस्टेंस है। अब इस फॉर्मूला को अगर हम लोग R को इधर कर देंगे, R को उठा के इधर ले जाएंगे, तो R = क्या हो जाएगा हमारा, V²/P हो जाएगा। ये हो जाएगा रेसिस्टेंस के लिए। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, R निकालना है, लेकिन इक्विवेलेंट क्यों, क्योंकि ये सीरीज़ में जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए हमारा क्या आ जाएगा फॉर्मूला, V1/P1 कर देंगे प्लस V2/P2 कर देंगे, और यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया सीरीज़ का। ठीक है, तो ये ऑप्शन थोड़ा लिखने में लगता है गड़बड़ हो गया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। ठीक है, फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोग पढ़े होंगे ओम्स लॉ एक। ठीक है, ओम्स लॉ में क्या था, ओम्स लॉ का फॉर्मूला में क्या था, V = IR होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा लॉ है ये, ओम्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। ठीक है, 1200 ओम है, और यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। ठीक है, तो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़े हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कह रहा था हमारा, V = IR। अब क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हम लोग को वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, वोल्टेज हमें कितना दिया हुआ है, 220, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये प्रतिरोध दिया हुआ है, प्रतिरोध हमें कितना दिया हुआ है, 1200 दिया हुआ है। और फॉर्मूला के हिसाब से हमें क्या निकालना है, धारा निकालना है। धारा क्या होता है, I होता है। वोल्टेज दिया हुआ है, प्रतिरोध हमारा दिया हुआ है। अब इस फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है V = IR, तो हम लोग इसको और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे I = V/R हो सकता है। इस R को यहाँ लेके जाएंगे तो, ठीक है, मैथ्स में आप लोग सब पढ़े होंगे ये चीज़। तो इक्वल टू में यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो I = VR, तो यहाँ पे हमारा V दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो फॉर्मूला पे बस बैठा देना है, I = VR। तो कितना दिया हुआ है हमारा, 220/1200। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का ऑप्शन कितना आ जाएगा, 0.18। अब इसका बताइए कि हम वोल्टेज का क्या होता है, SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 0.18 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, इजी था, सबको समझ में आ गया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो छोड़िएगा नहीं, ये सब बहुत अच्छा होता है, एकदम सही बनता है क्योंकि न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला पहले हम लोग लिखते हैं, C6H12O6। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को पता क्या चल रहा है कि 6 क्या होता है, कार्बन होता है, 12 हाइड्रोजन होता है, और 6 क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु में, ये एक अणु है ग्लूकोज का, ठीक है, ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो यहाँ से दिख रहा है कि ऑक्सीजन कितना है हमारा, 6 है। ठीक है, ईजी था, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 11, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है। ठीक है, तो मानव आहार नाल, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें हम लोग पढ़े थे कि हमारा मुंह से खाना डाइजेस्ट होना शुरू होता है। पहले हम लोग मुंह में जाता है, फिर ईसोफेगस में जाता है, फिर वहाँ से पेट में जाता है। ठीक है, फिर वहाँ से कहाँ पे जाता है, आहार नाल में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी आंत हमारा आता है, बड़ी आंत आता है। ठीक है, ये सारा चीज़ आता है।
तो सबसे लंबा हमारे आहार नाल में सबसे बड़ा चीज़, सबसे लंबा कौन सा भाग होता है? तो वो हमारा होता है छोटी आंत, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे कि एक नॉर्मल इंसान में ये लगभग कितने मीटर तक का होता है? 9 मीटर तक का हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि 9 मीटर आप लोग सोचिए, 5.5 मीटर होता है, उससे भी लंबा होता है। तो कितना लंबा है, लेकिन ये इतना लंबा हमारे आहार नाल में आ कैसे जाता है? क्योंकि ये क्या होता है, ऐसे 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 मुड़ा हुआ टाइप का रहता है, मैगी जैसा रहता है, ठीक है। इस वजह से ये कम जगह में भी बहुत सारा रह पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। अब यहाँ पे अगर पूछ देगा कि आहार नाल में तो सबसे लंबा भाग है, अब मानव के शरीर में सबसे बड़ा कौन सा अंग होता है? ये इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग तब तक। क्वेश्चन नंबर 12, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? ठीक है, तो मुख गुहा में मतलब कि हमारे माउथ में कौन सा मतलब कि हमारा 6 न्यूट्रिएंट होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होता है, और क्या होता है, फैट होता है, मिनरल होता है, वाटर होता है, ये सारा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये सारा क्या होता है, हम लोग जो खा रहे हैं, खाने में जो भी हम लोग ले रहे हैं, यही सारा चीज़ का बना होता है, 6 मेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा, ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब में से कौन सा है जो कि हमारे मुंह में ही पाचन होना शुरू हो जाएगा इसका, ठीक है। तो किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे मुंह में क्या होता है? लार होता है, ठीक है। लार में क्या रहता है? एक अमाइलेज एंजाइम रहता है, ठीक है। अमाइलेज एंजाइम एक प्रेजेंट रहता है, इसको ऐसे लिखेंगे, अमाइलेज, ठीक है। तो अमाइलेज एंजाइम एक प्रेजेंट रहता है जो कि हमारे मुंह में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू करता है। अगर सिर्फ सूखी रोटी खा के देखिएगा आप लोग, सूखी रोटी जब भी हम लोग खाएंगे तो वो हल्का हल्का मीठा लगता है, क्यों? और फिर हम लोग उसको पूरा चबा भी देते हैं, तो चबाते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा मीठा लगता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के ग्लूकोज बनाने शुरू कर देगा हमारा जो लार में जो एक एंजाइम ऐसा प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है अमाइलेज एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 13, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि पौधे जो अपना खाना बना रहे हैं, पौधे क्या करते हैं? अपना खाना खुद से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, किरणें, सूर्य की किरणें रहती हैं, क्लोरोफिल रहता है, ठीक है, पानी रहता है, पानी डालते हैं ना पौधे में तो पानी को अब्जॉर्ब करता है। ये चारों चीज़ मिल के खाना बनाता है। खाने में क्या बनाता है? वो ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस का काम है, ये पौधों में कहाँ पे होता है? पत्तों में होता है, टहनियों में होता है, जड़ में होता है, कहाँ पे होता है? पत्तों में होता है। और पत्तों में एक चीज़ प्रेजेंट रहता है, क्या प्रेजेंट रहता है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। पत्ते ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं ना। ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? हरा कलर रंग का क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट रहता है क्लोरोफिल, ठीक है। अब जो क्लोरोफिल रहता है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट, पत्ता है, पौधा है, पौधों में पत्ता है, पत्ते के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, ठीक है, जो कि मदद करता है किस चीज़ में? फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? दूध से दही बनाने में निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? ठीक है, कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? तो बेसिकली यहाँ पे होता है किण्वन, ठीक है। तो किण्वन में क्या होता है कि दूध जो हमारा होता है, ठीक है, तो दूध में एक बैक्टीरिया, दूध के लिए जब भी हमें दही जमाना होता है तो क्या करते हैं हम लोग? उसमें थोड़ा सा दही डालते हैं, थोड़ा सा जब वो गुनगुना रहता है तब हम लोग उसमें हल्का सा दही डालते हैं और फिर वो पूरा दूध जो है वो दही में जम जाता है। तो उस दही में क्या रहता है? बैक्टीरिया रहता है, बैक्टीरिया रहता है, ठीक है, बैक्टीरिया रहता है। अब ये जो बैक्टीरिया रहता है ये क्या करता है? लैक्टिक एसिड बनाता है। उसमें क्या बनाता है? दूध में लैक्टिक एसिड बनाएगा, ठीक है। ये जो लैक्टिक एसिड है ये एक बैक्टीरिया बनाएगा। बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ऐसा छोटा 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 लंबा लंबा टाइप का एक बैक्टीरिया रहता है। तो बैक्टीरिया बहुत सारे हैं, ठीक है, कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ख़राब बैक्टीरिया होते हैं। तो ये जो दूध से दही बना रहा है ये बहुत अच्छा बैक्टीरिया होता है, तो ये हमें खाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, रंध्र कहाँ पे पाए जाते हैं? रंध्र हमारा क्या हो जाता है? स्टोमाटा,
तो ये मुख्यतः कहाँ पे पाया जाता है? पत्तियों पर पाया जाता है। रंध्र करवाता क्या है? ये पत्तियों पर स्थित होता है जो कि वैज विनिमयन करवाता है, ठीक है, ट्रांस एक्सचेंज कराता है, जैसे कि CO2 और O2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को CO2 हमारा क्या करता है? पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। पत्तियों पर स्थित होते हैं और ये एक और काम कराता है, क्या कराता है? सॉरी, ये करवाता है वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन करवाता है। क्या होता है? ट्रांसपीरेशन। जैसे कि गर्मी के दिन में क्या होता है, हम लोग पेड़ के नीचे खड़े होंगे तो भी हमें ठंडक का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि पौधों से हमेशा पानी इवेपोरेट हो रहा है। अब अगर नॉर्मली होगा, ठीक है, इवेपोरेट, तो उसको हम लोग इवेपोरेशन कहेंगे, और अगर ये पौधों से निकल रहा है पानी तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है, और ऐसे वाष्पीकरण कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? ठीक है, किस माध्यम में सबसे ज़्यादा तेज चलेगा प्रकाश? ठीक है, तो प्रकाश को तो चाहिए कि क्या, प्रकाश को कोई चीज़ चाहिए जिसमें कि वो ट्रैवल कर पाए, जिससे वो चल पाए, ठीक है, चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा वो? निर्वात में, ठीक है, तो वैक्यूम में, निर्वात, वैक्यूम, खाली जगह जहाँ पे कुछ नहीं है, हवा नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, वहीं पे सबसे ज़्यादा तेज़ी से चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम होते हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रकाश के बारे में जब हम लोग चैप्टर पढ़ा होगा तो एक होता है कि लाइन है, ठीक है, तो प्रकाश की किरणें जब भी इस पे पड़ती हैं फिर ये रिफ्लेक्ट होती हैं, ये इसको इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्ट, ठीक है, इसके बीच से हम लोग एक नॉर्मल बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये है तो हमारा आई एंगल और ये होता है आर एंगल, ठीक है। तो इसका एक नियम था, क्या नियम था? कि आई इज इक्वल टू आर, ठीक है। और दूसरा क्या, ये हो गया एक नियम, ठीक है, एक नियम हो गया। दूसरा नियम एक होता है कि ये लाइन रिफ्लेक्शन, सॉरी इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन, ये सब इसी पे से होगा, ठीक है, एक ही लाइन पे। तो ये और सभी किरणें क्या होता है? समान तल में होती हैं, समान तल में रहती हैं, तो हमारा 2 हो जाएगा ऑप्शन। तो इस कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं। पहला तो हो गया आई इज इक्वल टू आर, और दूसरा क्या हो जाएगा? समान तल में होती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, ठीक है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा +1। +1 क्यों? समतल दर्पण के बारे में कह रहा है। तो समतल दर्पण में हम लोग जब भी अपना, अगर अपने घर में जो भी शीशा लगाए हैं उसमें अपना देखेंगे तो हम जितने बड़े हैं उतने ही बड़े दिखेंगे, बड़े और छोटे तो दिखेंगे नहीं, ठीक है। तो समतल दर्पण में क्या होता है? जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो वस्तु के बराबर होता है, ठीक है। प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु के बराबर होता है। तो वस्तु के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं, बस दिमाग का खेल है। यहाँ पे क्या कह रहा है, समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबवत आपतित किरण क्या होता है कि ये बेसिकली क्या होता है? बिना झुके लौट जाती है, परपेंडिकुलर, जो सीधी रेखाएं आ रही हैं, ठीक है, वो जब आएंगी किसी समतल दर्पण पे, वो भी कहाँ पे आ रही हैं? समतल दर्पण पे, प्लेन मिरर है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं, वो डेविएट नहीं करेंगी, वो कहीं नहीं झुकेंगी, कहीं नहीं मुड़ेंगी, सीधा आ रही है तो सीधा ही रहेगी, ठीक है, और फिर वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो कितना का एंगल बनेगा? ऐसे सीधा, यहाँ पे मान लीजिए प्लेन मिरर है, ये सीधा आएगा और सीधा ही चला जाएगा, ऐसे आया और फिर वापस हो गया, तो कितना एंगल बना? यहाँ पे कुछ नहीं, 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ठीक है, ये हमारा रे डायग्राम से आया है। तो इसका अगर हम लोग रे डायग्राम हम लोग पढ़े थे, कॉनकेव मिरर में क्या था कि
6 जगह पे हम लोग रख के देखे थे कि कैसा कैसा हमारा इमेज बन रहा है। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा कह दिया है कि आभासी बन रहा है, मतलब कि वर्चुअल बन रहा है, सीधा बन रहा है और बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या था, फोकस है, और ये हमारा क्या है, पोल है। ठीक है, अगर इसके बीच में हम लोग अपना सामान रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से लाइट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करना है, हमेशा क्या होता है कि कहाँ से रिफ्लेक्ट करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो यहाँ से लाइट जा रहा है हमारा और ये ऐसे जाएगा। ठीक है, इसको पीछे हम लोग ऐसे मिला सकते हैं, मिला देंगे, फिर ये सी से चला जाएगा, फिर ये वाला जो एफ वाला है हमारा, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, और फिर इसको यहाँ पे पीछे मिला लेंगे, क्योंकि ये यहाँ तो नहीं टकराएगा, वापस नहीं आ रहा है, ये हम लोग इमेजिन करते हैं कि पीछे कहीं टकरा रहा होगा। तो ये देखिए यहाँ पे बन जाएगा हमारा इमेज, जहाँ पे ये दोनों मिलेगा। तो ये देखिए यह बड़ा है साइज़ में, आभासी है, मतलब कि वर्चुअल है, क्योंकि ये बाहर बन रहा है। ठीक है, और सीधा भी है, ये सीधा ऐसे एरो यहाँ है, तो ये ऐसे सीधा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में जब हम लोग रखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी, सीधा और बड़ा पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा आज का ये 20 क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और 20 क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आप लोग का जो 80 क्वेश्चन आता है उसमें से आप लोग 40 पूरा बना के आएँ। और ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए। चलिए, और चैनल को, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।